हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर जरूर आते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में इस टॉपिक से। जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक का नाम है आपका एनसीएफ 2005, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको जो जो चीजें होती है वो सब आज डिटेल में बताऊंगा। और देखिए, जिन लोगों की पेडागोजी वीक होती है सीटेट के एग्जाम में, एनसीएफ से आपकी पेडागोजी भी स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने कहा ना, 1 नंबर तो जरूर आना है, 2 से 3 नंबर भी आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। और पेडागोजी का एक तरीके से बेस होता है जो आपका एनसीएफ होता है। आज आपका टॉपिक थर्ड है। इसी तरीके से जो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूं। देखते हैं एग्जाम तक कितने होते हैं। और उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने प्रॉपर क्लास भी अपने चैनल पर चलाई हुई है जो कि आपके एग्जाम तक चलेगी। ठीक है, तो सभी क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब पर मिलेगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो, क्लास में कहता नहीं हूं। और अगर ये सारे कोर्स आपको एक साथ चाहिए तो आप लोग मेरे सीटेट के नोट्स ले सकते हो। गूगल पर जाकर सर्च करना sachinacademy.com, मेरी वेबसाइट आएगी, वहां से जाकर आप ले सकते हो। गूगल खोल लेना, गूगल खोलने के बाद लिखना sachinacademy.com। जैसे आप लोग sachinacademy.com लिखते हो तो यहां पर मेरी वेबसाइट आ जाएगी इस तरीके से। तो जिनका पेपर 1 है तो वो पेपर 1 यहां से ले सकते हैं, जिनका पेपर 1 और 2 दोनों है वो यहां से ले सकते हैं, और साथ में मॉक टेस्ट भी है तो तीसरे वाला यहां से ले सकते हैं। तो जो भी चीजें आपको यहां से मिल जाएगी, यहां पर आप लोग लॉगिन कर लेना। इसको लेने का तरीका वहां पर दिया हुआ है, उसको पेमेंट करने के बाद ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में एक पासवर्ड मिलेगा जिससे आप लोग इन पीडीएफ को खोल सकते हो, और या चाहे तो इनको प्रिंट भी करा सकते हो अपने पास से। ठीक, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, और कोई बुक लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए में थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और खासकर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं पेडागोजिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जान लीजिए, आपको पता होनी चाहिए एनसीएफ क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, चौथा एनसीएफ है ये। देखिए, ये इस तरीके से एनसीएफ को चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। 180 पेज की पीडीएफ मिलेगी आपको। इस 180 पेज के पीडीएफ को आप लोग इसको चाहे पूरा भी पढ़ सकते हो, वरना जो इसका निचोड़ है, 180 पेज का जो निचोड़ है वो आज की वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके 130 प्लस नंबर आए थे सीटेट के अंदर। ठीक है, काफी स्टूडेंट है जो 130 प्लस ला चुके हैं। तो उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर, जो मैंने पेडागोजी करी थी तो पेडागोजी के लिए मैंने एनसीएफ पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा था डिटेल में, और उसके साथ में आपकी क्लास देखी थी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करे थे, बस। और मैंने कुछ नहीं करा पेडागोजी को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो एनसीएफ देखिए, मैंने कहा पेडागोजी का बेस है एक तरीके से। अगर आज यहां पर आप चीजें समझ गए तो समझ लेना आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक, तो चाहे तो 180 पेज की पढ़ सकते हो, वरना शॉर्टकट तरीका है, आज की वीडियो सारी देख लो, समझ लो, आपका काम हो जाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे उसके अंदर। तो देखिए, ये होता है आपका एनसीएफ, और ये होता है बेसिकली एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है। इस एनसीएफ के अंदर ये बात बताई गई है कि भाई बालकों को आप कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ा सकते हो, किन किन विधियों के माध्यम से पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इन सभी की डिटेल इस एनसीएफ के अंदर दी गई है जो आपका एनसीएफ 2005 है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। बेसिकली जॉब लगने के बाद आपकी ट्रेनिंग भी होगी काफी, लेकिन सभी ट्रेनिंग के अंदर आपको सारी जानकारी नहीं मिल सकती, इसके अंदर काफी चीजें बताई गई है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आता है। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। सीटेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, टेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं यहां पर। एनसीएफ की रूपरेखा का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई है? सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है। हमारे देश की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। कौन सी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, कोंकणी, बोडो, और बहुत सारी है, मराठी। मुझे भी पूरी 22 अभी एकदम ध्यान नहीं आ रही। तो ये पूरी की पूरी जो 22 भाषा है, इसमें इसका अनुवाद किया गया एनसीएफ 2005 का। 22 भाषा को अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके सीटेट के एग्जाम में खासकर जो आपकी लैंग्वेज होती है, हिंदी होती है चाहे संस्कृत होती है, उसमें क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ठीक है, तो उसमें इसका अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। देखिए, प्रोफेसर यशपाल एक 1992 में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के अंदर कई शिक्षाविद थे हमारे देश के, तो उनकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी प्रोफेसर यशपाल ने। शिक्षा से संबंधित जो कमेटी बनाई थी, इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट आई थी 1993 में। इस रिपोर्ट को पेश करा था प्रोफेसर यशपाल ने, और उस रिपोर्ट का क्या नाम था? लर्निंग विदाउट बर्डन। उस रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के।
मतलब जो बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें बोझ का क्या काम। आपने देखा होगा जब हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे खूब हमारे बैग भरे भरे रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा इतने भरे हुए बैग की क्या जरूरत है, बैग के वजन को कम करा जाए और बेसिकली जो शिक्षा दी जा रही है वो ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें बच्चों को क्वांटिटी में यानी जो लोड ना पड़े, जिसमें बच्चा चीजें ज्यादातर ग्रहण कर सके, समझ सके। ठीक है, तो हमारे तो खूब कंधे टुटवा दिए, लेकिन आज की डेट के अंदर ये वाली बात कही जा रही है लर्निंग विदाउट बर्डन की, शिक्षा बिना बोझ के कही जा रही है। हालांकि प्राइवेट स्कूल वाले अब भी नहीं सुनते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ये थोड़ी डिटेल मैंने आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बता दी क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है, और बाकी उसकी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। पहला पॉइंट इसके अंदर आ गया कि बालक सक्रिय है, यानी बच्चों को एक्टिव माना है और वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीजों को आजमाए। देखिए, सबसे पहली मेन चीज जो सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बच्चे को या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को एक्टिव रूप से मानना है, कभी भी पैसिव यानी निष्क्रिय नहीं समझना। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा तब तक सीखेगा कैसे। आप लोग एक्टिव हो, आपको अपना एग्जाम पास करना है, इसलिए आप लोग अपना ध्यान यहां पर लगा रहे हो। ठीक है, अगर एक्टिव नहीं होगे, निष्क्रिय हो जाओगे, पैसिव हो जाओगे, तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। अगर मैं भी एक्टिव नहीं हुआ तब भी नहीं सीख पाओगे। तो दोनों का ही लर्निंग के लिए दोनों का ही एक्टिव होना जरूरी है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। ठीक है, और बच्चा नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे और गलतियां करे। एक और लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे की जो गलतियां होती है, जो एरर्स होते हैं, जो बच्चे की गलतियां होती है, एरर्स होते हैं, वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जो गलतियां होती है। आप लोग मुझे सिंपल से एक बात बताओ, अगर छोटा बच्चा गलतियां नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? गलती करेगा, फिर टीचर को पता चलेगा कि बच्चे ने कहां गलती करी है, फिर उस गलती का निदान करके फिर उसको उपचारात्मक शिक्षण देगा। तो गलती का होना बहुत जरूरी है, और दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी है जो गलती ना करता हो। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, छोटा बच्चा भी करेगा। तो इसलिए सीखने के लिए गलतियों का होना बहुत जरूरी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग होती है जो बच्चे की गलतियां होती है। ठीक है, देखिए दो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से निकले और सीटेट के एग्जाम में भर भर कर यहां से आते हैं। पहला कि बच्चे या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को आपको सक्रिय यानी एक्टिव मानना है, और दूसरा जो बच्चे की जो गलतियां होती है उसको बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। ठीक है, एक लाइन से आपके दो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से निकल कर आ गए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है कि जो सीखना होता है यानी जो लर्निंग होती है वो सक्रिय है। बिल्कुल सही बात है भैया, आप लोग एक्टिव हो तभी तो सीख रहे हो। मान लो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और यहाँ कमेंट बॉक्स में मोना सोना के कमेंट देने में लगे हो, उनके रिप्लाई देने में लगे हो। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो क्या आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। किसके लिए? सीखने के लिए। तो सीखना क्या है? एक्टिव है। और दूसरा सीखना क्या है? सामाजिक गतिविधि है। सीखना क्या है? सामाजिक गतिविधि है। जितने भी पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं ना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने कहा ये एनसीएफ का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी लाइन को छोड़ना मत आप लोग। ठीक है, पहली चीज सीख गए कि सीखना क्या है? एक्टिव है। जब तक एक्टिव नहीं बनोगे सीखोगे नहीं। और सामाजिक गतिविधि भी है। सामाजिक गतिविधि कैसे है? अब देखिए आप लोग कैसे सीख रहे हो। आप लोगों को कौन सिखा रहा हूं? मैं सिखा रहा हूं। तो मैं किसका पार्ट हूं? मैं एक समाज का पार्ट हूं। तो सामाजिक गतिविधि के माध्यम से आप लोग सीख रहे हो। ठीक है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके आप लोग सीख रहे हो। जैसे जो छोटा बच्चा होता है कोई भी चीज सीखता है सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। जैसे उसकी मदर टंग होती है तो परिवार के जो अपनी मातृभाषा होती है, वो परिवार की जो भाषा होती है उसका अनुकरण करके बच्चा अपनी मातृभाषा सीख जाता है, फिर स्कूल के अंदर चीजें सीखता है। तो इसलिए सीखने के लिए सोसाइटी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सोसाइटी से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। आप लोग अभी तक सीख रहे हो। ठीक है, कोई भी बड़ा होकर सोसाइटी से ही सीखता है। सीखने में यांत्रिकता यानी यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। यांत्रिकता मतलब कोई टॉपिक को मान लो एक एक बार मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं या कोई कंसेप्ट को एक एक बार समझा रहा हूं और कुछ भी उसमें नया नहीं कर रहा तो बच्चा बोर हो जाएगा। और कोई सी भी क्लास में अगर बच्चा बोर हो रहा है तो समझ लीजिए वो क्लासरूम आपकी क्या है? बेकार है। वहां पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक, अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि सीखने को डर और अनुशासन, ठीक है, इसकी जगह आनंद व संतोष से जोड़ा जाए। अब देखो अपने स्कूल के टाइम में जाओ आप लोग, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल के अंदर तो हमको सबसे पहली चीज दिखाई जाती थी डर, कि बेटा अगर ये काम नहीं करा, ये इस तरीके से काम नहीं करा तो तेरी कल टांगे तोड़ दी जाएगी, या 2-3 थप्पड़ गाल पर आते थे। ठीक है, आज की डेट में आप बच्चों को डर नहीं दिखा सकते किसी भी तरीके का। ठीक, उसके अलावा ना ही बच्चों को आप डिसिप्लिन के अंदर रख सकते हो। सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बच्चों को अनुशासन में बनाए रखे, बच्चों को कठोर अनुशासन में बनाए रखे। पहले क्या होता था स्कूल के अंदर, मैडम आई है, टीचर आया, चुपचाप क्लास में बैठ जाओ, अगर किसी ने शोर मचाया तो उसको देख लूंगी, उसकी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है, एक
क्या होता था वो जो क्लासरूम में मॉनिटर मॉनिटर बना देते थे, सबसे बेकार मॉनिटर ही होता था क्लासरूम का, ठीक है। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए मॉनिटर लगाया जाता था या खुद देख रेख करते थे। लेकिन आज की डेट के अंदर आप बच्चों को डर और अनुशासन देकर उसको कोई चीज नहीं सिखा सकते, समझा सकते। इनकी जगह बच्चों को आपको आनंददायक और संतोषप्रद चीजों से जोड़ना चाहिए। यानी जो क्लासरूम का वातावरण होना चाहिए वो अब आपका लोकतांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्लासरूम का होना चाहिए, जहां पर कोई भी बच्चा हो वो अपने विचारों को फ्रीडमली, ठीक है, आराम से उनको व्यक्त कर सके। तो ऐसा क्लासरूम का वो आपका वातावरण होना चाहिए। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। ये आपके सब पेडागोजी में काम आएंगे जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह पर क्या माना जाए, महत्वपूर्ण माना जाए आपका सब जगह पर, ठीक है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। मुझसे क्या होता है, एक एग्जाम के अंदर केवीएस का एग्जाम था, तो मैंने रिटन एग्जाम क्रैक कर लिया था, तो उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो उसके अंदर मेरा इंटरव्यू था। अब वहां पर 4 पैनल के अंदर एक मैडम थी, उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर बच्चे की नोजी आ रही है तो आप क्या काम करोगे। अब रियल में तो मतलब कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी थोड़ा बहुत हिचकिचाता है। लेकिन पैनल में क्या जवाब देना है कि मैडम कुछ भी हो, मतलब बच्चे के लिए सब करने के लिए तैयार हो, अगर उसकी नोजी आएगी तो मैं साफ कर दूंगा। मतलब ऐसा अप्रोप्रिएट आंसर देना पड़ता है। जो चीज आप यहां पर पढ़ रहे हो वो आपके सीटेट में काम आएगी, पास कराएगी। इसके बाद जो मेन एग्जाम होते हैं वहां पर भी काम आएगी, और टीचर बनने के बाद भी आपके काम आएगी, ठीक है। तो आपको क्या मानना है, आपको बच्चों को चाहे स्कूलों, घरों, समुदाय, हर जगह उसको बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। इसलिए तो हम लोग मैं उसको तैयार हो गया कि कोई बात नहीं, मैं उसकी नोजी साफ कर दूंगा, ठीक है, नाक को उसकी साफ कर दूंगा। तो ऐसा आपको अपनी थिंकिंग को क्रिएट करना पड़ेगा जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, ठीक है। और जॉब मिलने के बाद भी अपना करना पड़ेगा, ठीक। उसके अलावा उसकी जो भाषा होती है, यानी जो मदर टंग होती है, 1 नंबर का यहां से कंफर्म करो, आना ही आना है आपके सीटेट के एग्जाम में। उसकी जो मदर टंग होती है और संस्कृति होती है उसको सम्मान देना है। देखिए ध्यान से सुनना, मेरी बड़ी बात, इसको बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं। जो बच्चे की जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, वो बड़ी ही क्या होती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वो क्या होती है, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, जो बच्चे की मातृभाषा होती है। और उसको हमेशा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए जिसमें बच्चा अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को अव्यक्त कर पाए। जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी है। अगर मान लीजिए मैं छोटा था जब, या कोई भी आप लोग जैसे छोटे थे, अगर हमें अपनी मातृभाषा में आंसर देने को ना कहा जाए, अपने विचारों को अव्यक्त करने को ना कहा जाए, तो क्या होगा, हमारे अंदर हीन भावना आ जाती, छोटे बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती। क्यों? क्योंकि टीचर ने मना कराया, वो किसी और दूसरी भाषा का था। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो बच्चे की जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, उसको हमेशा महत्वपूर्ण मानना है, उसको सम्मान देना है, और उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को अव्यक्त करने के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म आना है मदर टंग से। दूसरा, जो बच्चे का जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, उसको भी सम्मान देना है। अब देखिए टीचर चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, उसको बच्चे की जो भी संस्कृति हो, चाहे बच्चे की कोई भी धर्म जाति कुछ भी हो, उसको सम्मान देना है। ये काम पहले होता था कि भाई फलाना टीचर इस धर्म का है, फलाना टीचर इस जाति का है, तो अपने ही वालों को फेवर करता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा आपको नहीं करना, इसलिए तो आपको ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है कि आप एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपनी पहचान को स्थापित कर सको, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और मदर टंग वाला वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या दिया है, सब क्लास पर ध्यान दो, ठीक है, एक बच्ची समझा रही है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है आपका मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिक। पहला पॉइंट एक और यहां क्लियर हो गया, एक तो मदर टंग का आपके एग्जाम में आना है, एक आपका बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म से आना है। ये आपकी जो लैंग्वेज होती है वहां पर आपके क्वेश्चन एक एक नंबर का जरूर आना है। देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता क्या होती है, बहुभाषिकता का मतलब होता है एक ऐसी क्लासरूम जहां पर अलग अलग भाषाओं के बच्चे होते हैं, ठीक है, ये होती है बहुभाषिकता होती है। मान लीजिए इस कोई क्लासरूम के अंदर कोई हिंदी बोलने वाला बच्चा है, कोई उर्दू बोलने वाला बच्चा है, कोई तमिल बोलने वाला बच्चा है, कोई पंजाबी बोलने वाला बच्चा है, कोई XYZ कोई भी भाषा बोलने वाला बच्चा है। अब देखिए ध्यान से सुनना, जब अलग अलग भाषाओं के बच्चे एक क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। हिंदी वाला उर्दू वाले से कुछ जानेगा, पंजाबी वाला तमिल वाले से कुछ जानेगा, तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दूसरा, नई भाषा को सीखने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि छोटा बच्चा अनुकरण करके बहुत जल्दी सीखता है। तीसरा क्या होगा, एक दूसरे के कल्चर का, संस्कृति का आदान प्रदान यहां पर होगा। तो इसीलिए एनसीएफ 2005, देखिए चाहे एनईपी 2020 हो, चाहे एनसीएफ 2005 हो, दोनों ने ही बच्चे की जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, और जो बहुभाषिकता होती है, दोनों को ही बड़ा महत्वपूर्ण माना है।
और इनको एक संसाधन यानी कि एक रिसोर्स के रूप में मानना है। बहुत बार आपके सीटेट पता नहीं कितनी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि बहुभाषिकता क्या होती है, एक संसाधन के रूप में आपको इसको मानना है। ठीक है, कभी भी आपको इसको प्रॉब्लम नहीं मानना। ठीक है, कभी भी आपको प्रॉब्लम यानी बाधक नहीं मानना, हमेशा इसको क्या मानना है, रिसोर्स यानी संसाधन के रूप में हेल्प करने वाला आपको मानना है। ये टॉपिक यहां पर क्लियर हुआ मल्टीलिंगुअलिज्म का, ये सभी आपके एनसीएफ के अंदर दिए हुए हैं। अब